चलो ठीक है. So in sound waves, sounds, we have to start the next topic, that is about reverberation and echo, and also the concept of quality of sound. ठीक है. तो अलग अलग क्वालिटीज हमको देखने हैं साउंड के. तो अब देखो, सबसे पहली बात कि व्हाट इज द इको. या आपको ऑलरेडी पता होगा इको मतलब क्या है. द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड एज अ इको. मतलब जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो सीधा जाके किसी सरफेस पे टकराता है और रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे हमारे तरफ आता है, और जो सोर्स है वही उसको सुनता है, फिर से सुनता है. दैट इज कॉल्ड एज अ इको, राइट. लेकिन अभी देखो, इसमें इको होने के लिए, मतलब इको साउंड का मिलने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है. तो वो डिस्टेंस, अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस अगर है, 17 मीटर डिस्टेंस होता है, 17 मीटर, तो उससे ज्यादा डिस्टेंस पे अगर रिफ्लेक्टर है, मतलब वॉल अगर है, तभी हमको इको सुनाई देता है. अदरवाइज हमको इको नहीं सुनाई देता है. क्योंकि जैसे देखो, अभी यहाँ पे हम इस क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, राइट, लेकिन फिर भी हमको इको नहीं सुनाई दे रहा है. थोड़ा बहुत इधर है, लेकिन होता क्या है ना कि सपोज मैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं जो ये बोल रहा हूँ, वो जरूर आपको एक तो डायरेक्ट भी सुनाई दे रहा है, राइट, डायरेक्ट भी सुनाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इस दीवार के साथ रिफ्लेक्ट होके भी तो सुनाई दे रहा है. लेकिन इवन छत से रिफ्लेक्ट होके भी सुनाई दे रहा है. ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर से रिफ्लेक्ट होके भी तो सुनाई दे रहा है. तो इतने सारे रिफ्लेक्शंस होके भी हमको इको का इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, 17 मीटर से ज्यादा नहीं है. क्योंकि देखो, यहाँ पे एक बात समझो कि हमारा कान का या इवन आंखों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको परसिस्टेंस ऑफ विजन बोला जाता है. पता है किसको? व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? कौन बताएगा? वंडर्स ऑफ लाइट में था, राइट. लास्ट टॉपिक. एखादा आपण ऑब्जेक्ट जर बघितला तर तो आपल्या डोळ्यामध्ये थोडा 1.6 सेकंड्स तक अपने में रहता है. इसके लिए उसके बेसिस पे फिल्म्स भी शूट किए जाते हैं. एग्जैक्टली, राइट. परसिस्टेंस ऑफ विजन ऐसा ऐसी एक बात है कि हमारे आंखों के ऊपर, मतलब रेटिना पे, अगर कोई भी इमेज अगर फॉर्म हो जाता है तो वो 1/10 सेकंड तक उधर ही रहता है, हटता नहीं है. ठीक है, वो 1/10 सेकंड तक वहां पे ही रहता है. ठीक है, और 1/10 सेकंड के बाद अगर दूसरा इमेज अगर आता है तो फिर वो भी 1/10 सेकंड तक वहां पे ही रहता है. ठीक है, लेकिन अगर दो इमेजेस अगर 1/10 सेकंड से, मतलब 1/10 सेकंड मतलब नहीं यार, 0.1 सेकंड. ओके, 0.1 सेकंड, इसको हम 1/10 सेकंड भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये बहुत छोटा टाइम है. ठीक है, लेकिन दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. ठीक है, if suppose two images are seen by our retina or formed on our retina within this interval, मतलब इस इंटरवल से कम इंटरवल पे अगर दो इमेजेस फॉर्म हो जाते हैं हमारे रेटिना पे, तो हमारे आंखें जो है उन दोनों इमेजेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं. मींस हमको ऐसा लगता है कि ये दोनों इमेजेस जो है वो मिक्स्ड है, ऐसा लगता है. देखो, उसका एग्जांपल ये है कि दिवाली के अंदर आपने कई बार फुलझड़ी जो है, फुलझड़ी आपने घुमाया रहेगा. ठीक है, जब हम उसको गोल गोल घुमाते हैं और हाई स्पीड में अगर गोल गोल घुमाते हैं तो आपको पूरा सर्कल एट अ टाइम दिखता है. ठीक है ना, सर्कल पूरा दिखता है. क्यों? क्योंकि जो उस फुलझड़ी को मान लो यहाँ पे वो है, तो उसकी यहाँ पे होने की इमेज हमारे रेटिना पे बन गई. ठीक है, लेकिन जैसे उसको हमने घुमाना चालू किया तो उसकी वजह से वो यहाँ पे रहने की इमेज भी वहाँ पे बन गई, और ये दोनों इमेजेस मिक्स हो गए. तो इसका मतलब वो फुलझड़ी जो है वो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों इमेजेस एट अ टाइम 1/10 सेकंड तक है वहां पे. और अगर हम ये इतना फास्ट घुमाएंगे 0.1 सेकंड से के अंदर अगर पूरा सर्कल कंप्लीट कर देंगे तो क्या होगा? सीधा all the images will get mixed with each other, and hence it will just appear that there is a whole circle of light, but actually there is no circle. ऐसा तो है नहीं कि वो फुलझड़ी जो है वो एट अ टाइम सभी पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता तो है नहीं, लेकिन दिखता तो है. उसका रीजन वही है कि हमारा आंखों का परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है, उसकी वजह से हमको ये ऐसा लगता है कि पूरा सर्कल हमको दिखाई देता है. ठीक है, तो जैसे ये आंखों का परसिस्टेंस ऑफ विजन है, वैसे ही कान का भी होता है. उसको क्या बोलेंगे? परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बोलना पड़ेगा, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. ठीक है,
एक्चुअली हमारे कान के मतलब जो पर्दा है उसके ऊपर जब भी कोई भी एक साउंड नोट अगर इंसिडेंट हो जाता है तो उसका भी मतलब वो भी साउंड नोट जो है वो 1/10 सेकंड तक उधर ही रहता है, हटता नहीं है। वो हमको एक साउंड जो हमारे कान पे गिरता है तो वो 0.1 सेकंड तक गूंजता ही रहता है उधर ही, ठीक है। अगर 0.1 सेकंड से पहले अगर दूसरा कोई भी साउंड अगर हमारे कान पे गिरता है तो हमारे कान उन दोनों साउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। हमारे कान जो है वो दोनों साउंड को अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे, दोनों मिक्स हो जाते हैं, साउंड भी मिक्स हो जाता है, ठीक है। और हमको ऐसा लगता है कि जस्ट नॉइज चल रहा है। देखो तुम कभी भी अगर सपोज बहुत सारे बच्चे अगर बोल रहे हैं तो तुमको किसके भी सुनाई नहीं देगा, या कोई भी म्यूजिक अगर बहुत हाई स्पीड में अगर चल रहा है, जस्ट लाइक एकदम हाई स्पीड में अगर पॉप पॉप म्यूजिक समझो, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर का जो म्यूजिक अगर चल रहा है तो तुमको ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूअसली बज रहा है, ऐसे ही लगता है, ठीक है। क्योंकि उतना कम मतलब 0.1 सेकेंड्स की गैप पे अगर वो बज रहा है या उससे कम गैप पे अगर बज रहा है तो हमको वो बीट सुनाई नहीं देते, वो हमको कंटिन्यूअस चल रहा है ऐसा ही लगता है। दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ओके। इसका मतलब इको सुनने के लिए मेन साउंड और इको जो है उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए उन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना जरूरी है, 0.1 सेकंड का टाइम गैप तो जरूरी है, होगा तो और भी अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे इको पॉइंट वगैरह होते हैं, ठीक है, कई कई होगा जो महाबलेश्वर वगैरह या जो बड़ा पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पे वैली होता है ऐसा, तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे और वहाँ पे अगर कोई भी साउंड अगर प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी हमारा नाम अगर लेंगे तो वो जो साउंड है वो जाके उस सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट होके वापस आने के लिए कुछ टाइम लगता है। एक 5-6 सेकंड के बाद हमको वापस वही सुनाई देता है, हमारा ही आवाज हमको वापस सुनाई देता है। दैट इज इको, ठीक है। एंड एक्चुअली वो इको मिलने के लिए अभी वो तो चलो 4-5 सेकंड के बाद मिलता है क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम वो डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर होना जरूरी है। क्योंकि देखो अगर मान लो ये सोर्स है, ठीक है, और ये सरफेस है, रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है, तो इधर से साउंड जाएगा और वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा और उसको उस पूरे जर्नी के लिए 0.1 सेकेंड्स टाइम लगना चाहिए। तो how much distance will be traveled by sound in this time? And if I have distance is equal to velocity into time, or yes, हमको पता है already speed of sound is already 330 meter per second. So if we just use it here and multiply it by 0.1 second here, तो ये 0.1 second यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हमको मिलेगा 33 मीटर मिलेगा, करेक्ट है 33 मीटर। इसका मतलब जाने और आने के बीच में 33 मीटर इतना डिस्टेंस साउंड को ट्रैवल करना जरूरी है। लेकिन ये कभी पॉसिबल है जब जाने के लिए और आने के लिए आधा आधा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो नहीं। अभी चलो ठीक है, ये 330 मीटर हमने लिया, 340 अगर ले लेंगे तो क्या होगा डिफरेंस से, तो 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इस 34 मीटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करो क्योंकि आधा तो उसको जाने के लिए लगने वाला है और आधा आने के लिए लगने वाला है, राइट। तो यस, सो 17 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसको जाने के टाइम, और बचा हुआ जो 17 मीटर डिस्टेंस है वो आने के टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब जाने के टाइम 17 मीटर और आने के टाइम 17 मीटर, टोटल हो गया 34 मीटर। तो 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा 0.1 सेकेंड। तो इसलिए उस तभी हम इको को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। मतलब जो बॉल हमारे से 17 मीटर दूर है उससे रिफ्लेक्ट होने वाला साउंड इको प्रोड्यूस कर सकता है, उससे कम डिस्टेंस पे जो बॉल रहेगा उससे इको नहीं सुनाई देगा, ठीक है, इको नहीं सुनाई देगा। और उससे ज्यादा डिस्टेंस वाला जो बॉल है उससे हमको क्लियर कट इको सुनाई देगा, बिल्कुल। इसलिए दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस व्हिच इज गोइंग टू बी देयर बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर सो दैट वी कैन हियर द इको। इको सुनने के लिए इतना मिनिमम इतना डिस्टेंस जरूरी है, इतना 17 मीटर, जो कि इस 34 का आधा है। ये समझ में आया नीचे 17 कैसे आया? कुछ डाउट है तो पूछो ऑनलाइन वाले भी। इवन ये जो फार्मूला है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसमें भी जो है वो कांस्टेंट है और क्वांटिटी पता है। ठीक है, ये जो v है 17 मीटर ये डिस्टेंस है, ये हमने निकाला इस फार्मूला से। ये फार्मूला भी वैसे एक्चुअली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें v का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है।
तो अगर ये कांस्टेंट है तो अगर टाइम दिया जाए तो डिस्टेंस मिलना चाहिए, और अगर डिस्टेंस दे दिया जाए तो टाइम निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ सपोज यू आर आस्क्ड, सपोज एक थंडरस्टॉर्म हो रहा है और हमने आसमान में बिजली देखा और उसके बाद 5 सेकंड के बाद हमको साउंड सुनाई दिया, थंडरस्टॉर्म सुनाई दिया 5 सेकंड के बाद, तो क्या तुम पता कर सकते हो कि वो जो थंडरस्टॉर्म जहां पे हुआ वो क्लाउड यहां से कितना दूर है? क्या करेंगे? बिल्कुल 340 मल्टीप्लाइड बाय 5 सेकंड्स, दैट्स ऑल। क्योंकि 340 तो कांस्टेंट है, 340 स्पीड से साउंड ट्रैवल करने वाला है, तो उसको अगर 5 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। 1.5 तो थोड़ा ज्यादा किलोमीटर ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर, राइट, 1600 किलोमीटर के आसपास वो आएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, and for sound the velocity is simply 340 meter per second and that is constant for air only ना, नहीं तो ऐसा ना मत समझो कि वो हमेशा किसी भी मीडियम के अंदर सेम ही होता है 340 ही होता है, नहीं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। अगर मीडियम चेंज हो गया, मान लो वाटर के अंदर अगर हमको वेलोसिटी निकालना है इट विल बी डिफरेंट, हाँ तो थोड़ा ज्यादा है, और सॉलिड के अंदर और ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एयर के अंदर वो कांस्टेंट है, तो इतना हम समझ सकते हैं। यस, दिस इज अबाउट द इको। द नेक्स्ट कांसेप्ट इज अबाउट रिवर्बरेशन। नाउ सी रिवर्बरेशन एंड इको, इसमें बहुत छोटा डिफरेंस है। अब होता क्या है ना कि सपोज यहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे समझो जो भी सोर्स है इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अभी इस वॉल, ये जो पूरा हॉल है, इस हॉल के अंदर वो 4 दीवार तो ऑलरेडी है, छत भी है, फ्लोर भी है, बेंचेस वगैरह भी है। तो होता क्या है ना कि जो भी साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो छत से टकरा के तुम्हारी तरफ पहुंचता है, वापस दीवार के से टकरा के भी तुम्हारी तरफ पहुंचता है। और इवन ये भी होता है कि समझो ये साउंड यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ वो सपोज इस दीवार के साथ टकरा के फिर दूसरी दीवार के साथ टकरा के तीसरी दीवार के साथ टकरा के वापस आपके पास आ जाए, ये भी होता है, ठीक है। तो मतलब समझो ये हॉल है, इस हॉल में यहाँ पे सपोज एक सोर्स है, साउंड का सोर्स स्पीकर है, तो इसमें से इस तरफ जाने वाले जो साउंड वेव्स है वो इस इधर से टकरा के इधर ट्रैवल करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इधर से टकरा के फिर वापस इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाते हैं, इधर से वापस इधर आ जाते हैं। और इवन इस तरफ ट्रैवल करने वाले भी ऐसे ही ये करते रहते हैं, टकराते रहते हैं अलग अलग सरफेसेस के साथ, अलग अलग एंगल्स पे भी। देखो इस तरफ इस एंगल पे इंसिडेंट होने वाले जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होंगे, फिर यहाँ पे इंसिडेंट होंगे, फिर यहाँ पे इस तरफ अंदर ही अंदर वो घूमते रहेंगे। मतलब एक ही समय पे एक ही हॉल के अंदर जो अलग अलग सरफेसेस के साथ टकरा के मतलब रिफ्लेक्ट होके आने वाले जो वेव्स है वो एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं और आपस में भी टकराते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो लिसनर जो है, लिसनर उसको एक इरिटेटिंग इफेक्ट मिलता है, मतलब उसको ठीक से सुनाई नहीं देता, बल्कि क्योंकि उसको एक ही साउंड जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट होकर बार बार वही साउंड फिर से सुनाई दे रहा है और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे अभी यहाँ पे भी चल रहा है मुझे लगता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि अभी मैं जो नेक्स्ट वर्ड बोल रहा हूँ वो वर्ड सुनने के टाइम तुमको पहला वाला वर्ड भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। वर्ड मतलब लेटर, सपोज एक लेटर, मतलब जो मैं एक लेटर बोल दिया उसके बाद नेक्स्ट लेटर जब तुम्हारे कान पे गिरता है तभी तुमको पहला वाले लेटर का रिफ्लेक्शन भी सुनाई देता है, मतलब डायरेक्ट भी सुनाई दे रहा है और रिफ्लेक्टेड भी सुनाई दे रहा है। उसकी वजह से एक प्रकार से रिवर्बरेशन हो रहा है। तो इस रिवर्बरेशन की वजह से बहुत सारा मतलब जो कंसर्ट वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े हॉल के अंदर जो म्यूजिक प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो वो हाँ, तो वो प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये सब चीजें जो है वो हमको वो पूरा हॉल बनाने से पहले सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो हॉल बन गया अभी उसके बाद हम रिवर्बरेशन कम करने के लिए ट्राई करेंगे, नहीं, ठीक है, वो भी करना होता है, लेकिन ये हॉल बनाने से पहले भी हमको ये सब चीजें सोचनी पड़ती है कि मतलब जो सोर्स है वो कहाँ पे रहना चाहिए और ऑडियंस कहाँ पे रहने चाहिए, और सपोज अगर रिवर्बरेशन अगर कम करना है तो उसके लिए दीवारों पे किस तरह के पर्दे लगाने जरूरी है, या फ्लोर पे किस टाइप का मैट फ्लोर रखना जरूरी है,
ये सब चीजें जो है वो हमको सोचनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन के टाइम, और वो पूरा सब सोच के ही पूरा हॉल तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको इसको ये एक्चुअली ये जो पूरा ये स्टडी जो है, ये स्टडी acoustics के अंदर आता है। Acoustics is the branch of physics in which we study the reverberation, sound, loudness, pitch and all the qualities of sound। मतलब साउंड के बारे में पूरा हमको स्टडी करना होता है। म्यूजिक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले के लिए भी, और जो म्यूजिक कंसर्ट वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूरा एकॉस्टिक्स है। ठीक है, एकॉस्टिक्स के अंदर ये कंसेप्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड फ्रॉम डिफरेंट surfaces is called as a reverberation। combined effect produced due to multiple reflections due to different surfaces is called as reverberation। अभी इसको अवॉइड कैसे करेंगे? कंप्लीट अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट हाँ मिनिमाइज किया जा सकता है। हाँ, तो साउंड एब्जॉर्बर्स उसके लिए यूज किए जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जो बड़े बड़े थिएटर जो होते हैं ना, तो थिएटर के अंदर पर्दे यूज किए जाते हैं, बहुत सारे क्लॉथ्स वगैरह यूज किए जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्बिंग। दे एक्चुअली क्लॉथ जो है ना, वो एक तरह से एब्जॉर्बर के जैसा काम करता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पंज के जैसा। ठीक है, उसके अंदर अंदर साउंड जो है वो अंदर ही अंदर जाके मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। इवन एस्बेस्टॉस शीट्स जो होते हैं, एस्बेस्टॉस के शीट्स, वो भी एब्जॉर्बेंट के जैसे काम करते हैं। इवन पेपर हो या जो हमारा पेपर या पुट्ठा जो होता है ना, लकड़ी लकड़ी भी एक तरह से एक एब्जॉर्बेंट के जैसा काम करता है। तो इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर, जैसे अभी ये दीवार है, दीवार को ऐसे ही अगर छोड़ दिया तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अगर दीवार को अगर हमने कवरिंग किया, कोई पर्दा लगा दिया या कोई स्पंज वगैरह लगा दिया, तो उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इवन जो सीट होती है ना, जहाँ पे हम जिस पे बैठते हैं, जहाँ पे ऑडियंस बैठता है, हाँ वो भी कुशन का बना हुआ होता है, इसके अंदर भी स्पंज होता है। वो हमारे लिए भी होता है वैसे, लेकिन साउंड के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और इवन फ्लोर जो होता है, फ्लोर के ऊपर भी स्पेशल मैट बिठाया जाता है ताकि फ्लोर से साउंड रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, और रिवर्बरेशन वो बढ़े नहीं उसकी वजह से। छत जो होता है, छत के ऊपर भी मतलब एब्जॉर्बर्स बिठाए जाते हैं, या एस्बेस्टॉस के शीट्स लगाए जाते हैं ताकि वो ये नहीं करें। और दूसरी बात जो है कि अभी चलो अंदर का जो साउंड है वो रिवर्बरेशन रोकने के लिए बहुत सारी चीजें तो की जाती है, नो डाउट, लेकिन बाहर के जो साउंड है वो अंदर नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी ब्लॉकेज किया जाता है। उसके लिए भी हमको ब्लॉक करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। मतलब बाहर का साउंड, जैसे स्ट्रे साउंड, जो नॉइज वगैरह होता है ना, जैसे गाड़ी चल रहा है, हॉर्न बज रहा है, वो सब साउंड अंदर नहीं आना चाहिए। उसके लिए भी साउंड प्रूफिंग जरूरी होता है। तो साउंड प्रूफ भी करते हैं ग्लास यूज करके, या और भी बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिसको यूज करके उसको साउंड प्रूफ किया जाता है ताकि बाहर का साउंड अंदर ना आए। इवन अंदर भी बहुत सारे साउंड होते हैं, मतलब साउंड के सोर्सेस अलग अलग, जो नॉइज प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेस भी होते हैं, जैसे फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, जनरेटर चल रहा है बीच में, तो वो उसके वजह से भी बहुत सारा साउंड उसमें से निकलता है। उसको भी मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं जरूर। तो ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर आती है, एकॉस्टिक्स के अंदर आती है, तो वो हमको उसके अंदर स्टडी करना होता है। और आगे जाके एकॉस्टिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत मतलब हाई लेवल के एप्लीकेशंस भी हैं, इतने तक कि कोई ऑपरेशन जब हम करते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करके किए जाते हैं। हाँ, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स, इवन सोनोग्राफी तो है ही, वो रिफ्लेक्ट उसको मेजर करते हैं, लेकिन कोई कोई जो किडनी स्टोन वगैरह होते हैं ना, तो किडनी स्टोन को डैमेज करने के लिए भी एक अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं, मतलब साउंड यूज करके उसका बहुत ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो हाई इंटेंसिटी यूज करके वो किडनी स्टोन को डैमेज किया जाता है और उसको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जो पाउडर बन जाए। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस है उसके अंदर कोई चाकू वगैरह यूज करने की जरूरत भी नहीं, सर्जरी वगैरह नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सिर्फ बाहर से सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो साउंड का इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है जो वो वही काम कर देता है जो नाइफ करने वाला था, चाकू करने वाला था। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस है तो वो भी यूज किए जाते हैं। और सर्जिकल मतलब मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है अकॉस्टिक्स के। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको इसमें देखनी है। और नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अलग अलग प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करनी है साउंड के। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है साउंड का वो है लाउडनेस। दूसरा है
पिच, तीसरा फिर है टिम्बर। देखो जब लाउडनेस का सवाल है तो हमको ये तो ऑलरेडी पता है कि कोई किसी भी साउंड के वेव का लाउडनेस मतलब उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एम्पलीट्यूड, नो डाउट। तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा उतना लाउडनेस ज्यादा, नो डाउट। लेकिन अभी इसमें क्या है ना कि जैसे सपोज कोई ट्रेन अगर बहुत दूर है तो उसका जो साउंड है हमको बहुत कम सुनाई देता है, धीरे धीरे सुनाई देता है। लेकिन जैसे वो नजदीक आता है तो वैसे वैसे हमारा जो उसका जो साउंड का लाउडनेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। या टीवी चलाते हैं तो टीवी के अंदर रिमोट पे हम देखते हैं कि बटन होता है वॉल्यूम कम ज्यादा करने का, तो वॉल्यूम जब हम कम करते हैं तो उसका मतलब हो गया लाउडनेस कम हो गया है। लेकिन जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब उसका लाउडनेस बढ़ गया। इसके बारे में भी हमको मेजर करने के टाइम भी डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम ये दोनों भी देख लेंगे फटाफट। पिच, व्हाट इज पिच ऑफ द साउंड? पिच मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एंड इट इज द फ्रीक्वेंसी which we can just distinguish one sound from another due to that। मतलब फ्रीक्वेंसी की वजह से ही हम दो अलग अलग साउंड्स डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे कान पे अगर कोई साउंड गिरता है तो तुम ये पहचान सकते हो ना कि वो कोई मेटल का चीज गिरने का आवाज है या कोई बुक गिरने का आवाज है, फर्क होता है। दैट इज ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी एक्चुअली। हाँ, सारे ग म प ध नि सा जो होता है ना, तो सा मतलब सबसे नीचे लेवल का फ्रीक्वेंसी है वो। फिर धीरे धीरे ऊपर जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है। और इवन जैसे हम देखते हैं ना कि मेल साउंड जो होता है जैसे बफेलो साउंड जो होता है वो थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी का होता है, बट फीमेल साउंड नॉर्मली हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। जैसे बफेलो साउंड इज ऑफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, बट कैट, ठीक है ना, बिल्ली का जो आवाज होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। तो दैट इज द डिफरेंस। तो इट इज द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश, ठीक है, टू साउंड नोट्स। मतलब दो साउंड वेव्स के बीच में हम फर्क कर पाते हैं क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, मतलब इसको एक पिच बोलते हैं जैसे बड़ी से। तो लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड। अगर ये दो वेव्स हैं, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो देखो ठीक से इन दोनों का पिच तो सेम है लेकिन लाउडनेस डिफरेंट है। लेकिन अगर हम देखेंगे ये दोनों वेव्स के बारे में, हाँ, लाउडनेस इज सेम। देखो इसका एम्पलीट्यूड सेम एज ईच अदर, बट फ्रीक्वेंसी हियर इज वेरी लेस, बट हियर द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो ये फर्क होता है। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस। और तीसरा होता है टिम्बर मीन्स presence of number of sound notes, number of frequencies in a single sound note। मतलब एक ही साउंड वेव के अंदर कितने ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडेड है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टिम्बर। फॉर एग्जांपल तुमने कभी बिल्ली का आवाज सुना है? हम देखते हैं कि उसके अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी होता है जो कि बिल्कुल शार्प होता है, ठीक है। लेकिन कभी शेर का गुरगुराहट सुना है? शेर जब गुरगुर करता है तो उसमें बहुत सारे जो फ्रीक्वेंसीज है वो एट अ टाइम हमको मिलते हैं, एट अ टाइम सुनाई देते हैं। एक फ्रीक्वेंसी नहीं होता उसके अंदर, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज साथ साथ होते हैं। तो इस तरह से जब बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज साथ साथ ट्रैवल करते हैं तो उसको बोलते हैं इट्स हाई टिम्बर। बट इफ सपोज ओनली वन फ्रीक्वेंसी और ओनली वन और टू फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम, देन वी कैन से इट्स टिम्बर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली टिम्बर मतलब प्रेजेंस ऑफ other sound notes in a single sound। तो अभी हम बात करेंगे loudness, how to measure the loudness, okay, how to measure the loudness। तो loudness को measure करने के लिए intensity ये एक important concept define करना पड़ता है। intensity of sound, how can we define intensity of sound? देखो, क्योंकि sound is the energy, ये तो समझ सकते हो। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो उस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल करता है। सपोज दिस इज द साउंड ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, सो एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। बट व्हाट हैपेंस इज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, दिस एनर्जी जस्ट गोज ऑन गेटिंग डिफ्यूज्ड,
ये एनर्जी जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिफ्यूज होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये समझो एक साउंड सोर्स है, तो अगर एक ये सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, तो इस सर्कल के अंदर से जो एनर्जी पास होगा वो हम समझ सकते हैं अलग है, लेकिन इस सर्कल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो पर यूनिट एरिया एनर्जी जो है वो अलग होगा, समझ सकते हो ठीक से। तो जैसे बड़ा बड़ा सर्कल हम करते जाएंगे, इस एक पर्टिकुलर एरिया में से कम एनर्जी पास होगा जब वो बड़ा सर्कल होगा तब, क्योंकि जब तक वो सर्कल छोटा है, मतलब ये अगर एकदम छोटा सर्कल अगर हम लेंगे तो जो भी एनर्जी इसमें से निकल रहा है तो वो इस पूरे सर्कल के एरिया में से पास होने वाला है, और इस सर्कल का एरिया तो बहुत छोटा है, तो पर यूनिट एरिया कितना जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, सीधी बात है। लेकिन जैसे एरिया बढ़ता है सर्कल का, अभी इस सर्कल के एरिया के बारे में अगर बात करते हैं तो जरूर ज्यादा है, लेकिन एनर्जी तो उतना ही है ना, लेकिन वो एनर्जी पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पर यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर में या पर यूनिट एरिया में से पास होने वाला जो एनर्जी है वो जरूर कम होगा। लेकिन इसलिए ये होता है कि द एनर्जी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन एरिया, ओके, एरिया, एंड दैट्स व्हाई द एनर्जी पासिंग, अभी इसमें भी क्या है ना कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पावर। तो वैसे भी हम जानते हैं पावर इज वर्क अपॉन टाइम, सो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ पावर। मतलब अगर सपोज ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर से एनर्जी पास हो रहा है, लेकिन एक सेकंड में कितना एनर्जी पास हो गया उसको बोलेंगे पावर, ओके। तो अभी ये पावर तो ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन it is nothing but the energy per unit time, no doubt, but अभी ये पावर जो है वो पावर भी एरिया पे डिपेंड करता है। So here this power divided by area is called as intensity. Already power is going to be energy per unit time, and this power per unit area is actually called as intensity. तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये पावर का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो इंटेंसिटी का और एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये देखो यहाँ पे आएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन एरिया। मतलब इंटेंसिटी को हम दूसरे वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सिंपल है कि नहीं, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is actually called as intensity. And if suppose we keep this energy per unit time as P, then we can just define it as power per unit area. So simply power crossing per unit area is called as intensity. But this is in case of sound only, ये sound के बारे में बात कर रहे हैं, तो sound का intensity हमने इस तरह से define किया, ठीक है। But now if we just try to find out the unit, ऐसा unit of this intensity, what it will be? पावर में यूनिट क्या है, जूल पर वैट। हाँ, जूल पर भी वैसे भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड एंड पर मीटर स्क्वायर, बट जूल पर सेकंड के लिए ऑलरेडी एक नया नाम है ना हमारे पास, वाट पर मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यू कैन से वाट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ओके, ये इंटेंसिटी का यूनिट है, ठीक है। लेकिन अभी होता क्या है ना कि इंटेंसिटी का अगर वैल्यू हम देखेंगे, साउंड का इंटेंसिटी अगर मेजर करेंगे तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो वो अगर देखेंगे ठीक से तो इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 10 raised to -12 watt per meter square. So imagine very small value, and if we just suppose go on increasing the intensity of sound and just find out how much it can be maximum कितना हो सकता है, वो अगर देखेंगे ठीक से तो it actually comes out to be in some few watt per meter squares, मतलब कुछ एक 10 to 20 watt per meter squares के आसपास वो मैक्सिमम वैल्यू उसका मिलता है। कैन यू इमेजिन हाउ वाइड दिस रेंज विल बी, ये रेंज कितना बड़ा है, इमेजिन करो 10 raised to -12 से वो स्टार्ट करता है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू उसका है 10 raised to -12, उसके बाद फिर 10 raised to -11 आएगा, 10 raised to -10 आएगा, उसके बाद 10 raised to -9, 4 3 2 1 एंड देन समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इतना वाइड रेंज है इंटेंसिटी का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेजरमेंट में या इंटेंसिटी को समझने में कई बार क्या होता है कि हमको कंपेयर करने में बहुत तकलीफ होता है। ये मान लो कि कोई इंटेंसिटी को कंपेयर करना है, सपोज 4.6 into 10 raised to -9 और दूसरी तरफ है 2.3 into 10 raised to -12। अभी सोचो
इन दोनों में से कौन सा इंटेंसिटी बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे पहचाने? सिर्फ ये दो नंबर्स काउंट करके तो हम नहीं पहचान सकते ना, ये भी देखने पड़ेंगे हमको। ये बोले 4.6 जो है वो बड़ा दिख रहा है, छोड़ो, लेकिन इसका जो पावर है चलो इसका जो पावर है वो मान लेते हैं -6 है, ठीक है। सेकंड तो वाला बड़ा है 2.3। हाँ तो ये बड़ा है, लेकिन दिखने में अगर ये दोनों नंबर्स कंपेयर करते हैं तो क्या पता चल रहा है? ये नंबर बड़ा दिख रहा है दिखने के लिए, इसलिए हमको कंपेयर करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वाट पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी जो हमने इस तरह से मेजर किया हुआ है उसको उसके बजाय या उसके बदले एक दूसरा यूनिट तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं डेसिबल। Decibel, and sound is normally measured in decibel in a better way, and we can compare the sound in a very effective way in decibels. जब वो डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है तब हम कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि डेसिबल में जो भी उसका इंटेंसिटी होगा उसको हमको I0 से डिवाइड करना है, where I0 is actually 10⁻⁻12 watt per meter square. ओके, I0 का वैल्यू फिक्स्ड है जो कि I0 is equal to 10⁻12 watt per meter square। ये हमको यहाँ पे यूज करना है और I का रेशियो लेना है I0 के साथ, और ये जो भी रेशियो मिलेगा देखो ठीक से क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये सब जो इंटेंसिटी है साउंड का 4.6 into 10⁻⁹, इसको हमको पहले क्या करना है 10⁻12 से डिवाइड करना है। उससे क्या होगा, ये 10⁻12 का जो पावर है वो ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻3 आएगा, ठीक है। और जब हम उसका लॉग निकालेंगे, इस रेशियो का लॉग निकालेंगे, तो सीधा वो जो पावर है वो सामने आ जाएगा, पावर 3 जो था ना वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको लॉग निकालना जरूरी है, log obviously to the base 10, and this will be called as the value of the intensity of sound in decibels। तो डेसिबल में जब हमको कन्वर्ट करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, I/I0 and log of to the base 10 of this ratio here। So for example अगर हमको इसका डेसिबल में कन्वर्ट करना है, इसको भी डेसिबल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली I/I0 और उसका लॉग निकालेंगे। फॉरगेट अबाउट दिस 4.6, उसका लॉग कुछ ना कुछ आएगा 1 point something like that, बट जो भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो log of this I means 4.6 into 10⁻⁹, and that is to be divided by 10⁻12, which is constant, that is called as I0। तो अगर हम ये सब करेंगे तो यहाँ पे 10⁻3 जो है वो ऊपर बचेगा। ओके, हम ये समझ सकते हैं log of is 4.6 into 10⁻3 to the base 10। This will actually be something 3 point something, समझ सकते हो ठीक से, ठीक है, क्योंकि 4.6 का जो लॉग है वो समथिंग लाइक 0 point something आएगा, लेकिन उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 3 उसमें ऐड करेंगे तो 3 point something आएगा नहीं, क्योंकि इसका जो लॉग जो भी लॉग आएगा वो 0 point something something आने वाला है, और वो इसमें ऐड होने वाला है क्योंकि लॉग कन्वर्ट्स मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन। तो यहाँ पे 3 प्लस log of 4.6 to the base 10, and 4.6 का log to the base 10 कितना होता है, 0 point something होता है, ठीक है। तो जो भी आएगा वो इस 3 में ऐड हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे 3 point something आएगा, सपोज 3.2538 ऐसा आ जाता है, ठीक है। So can you just understand that this is going to be the value of intensity of sound in decibels like this। Even this can also be converted into decibels। इसको अगर हमको करना है तो it will be something like 6 point। तो देखो 3.6 point कंपेरेबल है ना, इतना बड़ा तो नहीं, 10⁻12 10⁻9 10⁻6 ये कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 3 पॉइंट आ रहा है, इसका मैक्सिमम 6 पॉइंट आएगा, 7 पॉइंट आएगा, इवन सपोज 11 पॉइंट आता है, 10 पॉइंट आता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, यू कैन कंपेयर इजीली। दैट्स व्हाई दिस स्केल इज प्रेफर्ड for measuring the intensity of sound in decibel। ओके, तो डेसिबल में इस तरह से साउंड का इंटेंसिटी मेजर किया जाता है। ओके, अभी इसके आगे का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर एक्चुअली,
ठीक है, सो टाइम कितना हो रहा है? सॉरी सर ठीक है, तो मोस्ट वॉलीबॉल कल स्टार्ट करेंगे। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so let us see what is the principle of superposition of waves. Okay, देखो, what happens is when two waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously. For example, you suppose there is a ring and it is tied with these two strings, one at the left and other at right, like this. And suppose this ring is passing through the rod. Okay, जैसे इस रॉड में से वो पास हुआ है रिंग, ठीक है, समझ में? ठीक है, अभी अगर ये स्ट्रिंग्स जो बंधे हुए इसको, अगर मान लो कि ये स्ट्रिंग, ये एंड पॉइंट मेरे हाथ में है और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो किसी दूसरे के हाथ में है, और अगर मैंने यहाँ पे एक जर्क दिया, मतलब एक वेव पैदा किया, ठीक है, और जो फ्रेंड है उसने भी सपोज ऐसा जर्क दिया, तो ये दोनों जर्क क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे इस तरफ, है कि नहीं? अब जब ये दोनों जर्क यहाँ पे आके मिलेंगे, तो जब ये जर्क यहाँ पे आएगा, so it will just exert a force on the ring in the upper direction, right? And when this jerk will arrive at this point here, it will also exert some force on the ring in the upper direction only. And when these two jerks will travel and arrive simultaneously, the displacement due to both of these jerks will just get added together, and this ring will get lifted up very large distance, with a very large distance. मतलब ये रिंग जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाके नीचे आएगा, मतलब इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? But on the other hand, if suppose this jerk given here is in opposite direction like this, ऐसे अगर ये jerk दिया, तो वो भी जब ट्रैवल करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि देखो ये jerk उस रिंग को ऊपर खींच रहा है और ये jerk इस रिंग को नीचे खींच रहा है, ठीक है? तो इनका दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ring will not move at all. Yes, these two forces which are equal and opposite each other, so they will just cancel each other, and because of that this ring will not move at all. ये ring ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो वहाँ पे ही रुका रहेगा. So this is actually called as the principle of superposition. ठीक है, see, अभी ये चलो यहाँ पे तो दो ही waves है या दो ही यहाँ पे strings बंधे हुए हैं. अगर मान लो 10 स्ट्रिंग एक ही रिंग के साथ कनेक्टेड है, 10 स्ट्रिंग्स, और 10 के 10 स्ट्रिंग्स मैंने एक एक हाथ में दे रखे हैं, एक एक स्टूडेंट के हाथ में दे रखे हैं, तुम्हारे में से एक एक को एक पॉइंट दे दिया, और तुम हर एक क्या कर रहे हो, अपने अपने हिसाब से रैंडमली कैसे भी जर्क दे रहे हो, तो क्या होगा, इस रिंग का क्या हाल होगा? जो ये एक स्ट्रिंग इधर बंधा हुआ है, ये एक इधर स्ट्रिंग बंधा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग इस तरफ है, ये एक स्ट्रिंग इस तरफ है, और हर एक जो है वो अपना अपना जर्क दे रहा है, तो क्या होगा कि सभी जो वेव्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके मिलेंगे, तो हर एक वेव क्या करेगा, अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा वहां पे, लेकिन खुद का एक डिस्प्लेसमेंट वो प्रोड्यूस करेगा, और लेकिन इस रिंग का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सभी डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होगा, सीधी बात है ना? इस रिंग का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उतना होगा जो इन सभी डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होगा. मतलब मान लो तीन चीजें जो है, तीन जर्क्स ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, तीन जर्क्स नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, कैंसलेशन है कि नहीं? अगर 4 जर्क्स ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, 2 जर्क्स नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, तो 2 जर्क्स का ऊपर का डायरेक्शन बचेगा, है कि नहीं? या अगर 5 जर्क्स ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, एक जर्क नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो एक को कैंसिल कर देगा, बाकी 4 का डिस्प्लेसमेंट बचेगा. दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम, ठीक है? सो what does the principle of superposition tells us? इस स्टेटमेंट इज, देखो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, अगर समझ
समझ के लो और याद रखो तो बहुत इजीली याद रख सकते हो। इफ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently of the other, and the resultant displacement at that point is equal to the vector sum of displacements produced due to all the waves arriving at that point. It is simple. Difficult. I'll repeat again. If number of waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, मतलब बहुत सारे waves एक मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और अगर एक ही समय पे एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं ऐसे, ठीक है, then each wave produces its own displacement at that point independently of the other. मतलब हर एक वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे पैदा करता है, ऐसा समझ के कि दूसरा वेव प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑल द वेव्स। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उतना ही होता है जितना सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर। बिल्कुल, वो तो कॉमन सेंस है, ठीक है नहीं? So this is the principle of superposition. According to this principle of superposition, if suppose two waves arriving at a point, or suppose in same phase, अगर वो दोनों same phase में है, मतलब crest of one wave just incidents on the crest of other, what will happen is amplitude will get added together. So the resultant amplitude in this case can be called as the R max, and that will be equal to A1 plus A2. Where A1 is actually going to be the amplitude of this first wave here, and A2 is nothing but the amplitude of second wave in this case. Okay, so R becomes equal to A1 plus A2 in case when the two waves are arriving at a point and they are in same phase, means crest of one wave just incidents on the crest of other. एक का crest दूसरे के crest पे मिल रहा है या ट्रफ पे मिल रहा है, मतलब दोनों सेम फेज में हो गए नहीं, तो ऐसे केस में एम्पलीट्यूड्स का एडिशन हो जाता है। लेकिन अगर दो वेव्स आके मिलते हैं ऐसे जिनके बीच में फेज डिफरेंस पाई का मतलब उनका ऑपोजिट फेज में है, मींस crest of one wave just incidents on the trough of other, and its इनका एम्पलीट्यूड सपोज A1 है A2 है, तो resultant amplitude here in this case will actually be minimum, and this amplitude will be A1 minus A2. That means there will be a subtraction of amplitudes in case when the crest incidents on the trough and trough of one wave incidents on the crest of other, and this is the principle of superposition. और in general if suppose वो दोनों same phase में भी नहीं है और opposite phase में भी नहीं है, तो ऐसे केस में जो resultant amplitude है तो वो हमारे उसी फॉर्मूला से निकाला जा सकता है जो हमारे पास ऑलरेडी है, that is root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos delta in this case where delta is going to be actually the phase difference between the two waves. ठीक है, ये वही फॉर्मूला है हमारा जो वेक्टर सम वाला, इसलिए वेक्टर सम बोला ना यहाँ पे। तो इससे भी आगे जाके ये तुमको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव is always directly proportional to the amplitude square. ओके, किसी भी वेव का इंटेंसिटी जो है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर प्रोपोर्शन में होता है, स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। या वी कैन जस्ट से दैट इंटेंसिटी इज सेट इज सिंपली द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स गिव्स r स्क्वायर, and here it is A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into cos delta here. This r square is nothing but the intensity of resultant wave, or resultant intensity we can say. We can call it as simply I. A1 square can be replaced by intensity of first wave, first interfering wave, which is denoted by I1. A2 square can be denoted by I2, that is the intensity of second wave interfering here, plus 2 times of, अब यहाँ पे देखो A1 के बदले क्या आने वाला है, रूट I1 आएगा, रूट I1, ठीक है, क्योंकि अगर I1 के A1 स्क्वायर के बदले हमने I1 डाल दिया तो यहाँ पे तो सिर्फ A1 है, स्क्वायर तो है ही नहीं, इसलिए रूट ऑफ I1 यहाँ पे आएगा। और सेम वैसे ये A2 जो है तो रूट ऑफ I2 लिखना पड़ेगा इनटू cos डेल्टा,
we just kept as it is, and this is actually the formula for finding the resultant intensity. चलो ठीक है, अगर ये तुमको नहीं भी यहाँ पे अगर हजम होता है तो 12th स्टैंडर्ड में आपको ये करना ही है, डिटेल में, बहुत डिटेल में करना है, तो just don't worry about it and just if you want remember this formula as it is. अगर ये नहीं समझ में आए तो सिंपली फॉर्मूला रख करके रखो ताकि बहुत नहीं है. Okay, so here we can just stop the lecture and just read the question, read the textbook. ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट वो थोड़ा सा रीड करो और ये प्रिपेयर करके रखो कल के लिए. ठीक है, कल आपका ओवरऑल भी होगा इसके अंदर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि इसके अंदर आज जो हमने देखा व्हाट इज टिम्बर, व्हाट इज quality, what is pitch, what is loudness, how to measure the sound intensity of sound in decibel and so on. ठीक है, so let's stop here.